जो अप्रत्यक्ष है उसका प्रभाव हमारे जीवन में कई बार प्रत्यक्ष से भी ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से जो ग्रहों का प्रभाव है उसको हम अपने जीवन के ऊपर देखते हैं। आजकल में बहुत सहज उपाय बताए जाते हैं, बहुत जनरल, और कई बार वो फायर बैक करते हैं। 27 साल की उम्र में दिखाई दे रहा है शादी का योग, तो मेरी माँ 23 साल की उम्र से लड़का ढूंढना क्यों शुरू करें? आपने पूरी ऊर्जा लगा दी कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है और लड़का नहीं मिल रहा, उस पर भी प्रेशर है, फैमिली पे भी प्रेशर है, माँ बाप पे भी प्रेशर है, बट कुंडली कह रही है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मैरिज। नॉट जहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है वहाँ पे आप जल तत्व को स्टैब्लिश करेंगे। एक अगर फाउंटेन वहाँ पे लगा सकते हैं जो ऊपर की ओर जाता हो, ऐसा करने से आपको पश्चिम दिशा से भी समय पे पैसा आने लगेगा और कहीं भी आपका जो है मनी की साइकिल है वो टूटेगी नहीं। तो मतलब धन वर्षा होनी जब शुरू होगी तो फिर होती ही चली जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया का ज्योतिष पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ज्योतिष शास्त्र क्या है, और सिर्फ ज्योतिष शास्त्र ही क्यों, वास्तु शास्त्र, टैरो कार्ड, मस्तिष्क रेखा, सामुद्रिक शास्त्र, कई तरह की विधाएं, सवाल कई जवाब एक, सिर्फ डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ इस वक्त पॉडकास्ट में मौजूद है। डॉक्टर नीति शर्मा, बहुत स्वागत है नीति जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार इस निमंत्रण के लिए। एक बात आपको बता दूं कि आप चाहे ज्योतिष का सवाल पूछना चाहते हो, अंक शास्त्र का सवाल पूछना चाहते हो, वास्तु शास्त्र का कोई सवाल आपके पास है, उन सब का समाधान एक साथ डॉक्टर नीति के पास आपको मिल जाएगा। तो पहला सवाल तो नीति आपसे मेरा यही है कि हम साइंस की पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ साइंस की करते हैं, मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ते हैं, आप एक साथ ज्योतिष की हर विधा में पारंगत कैसे हैं? देखिए, जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं, बाय द टाइम वी आर स्टडिंग टिल 10th स्टैंडर्ड तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको कंबाइन करके पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस स्टडीज़ में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तब हम एंड में एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं। सेम ज्योतिष है। ज्योतिष बेसिकली अगर आप इसको समझें तो अगर इसको आप छंदी विच्छेद करें तो ज्योति प्लस ईश, ज्योति का मतलब है प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश, खगोलीय घटना, जो जितने भी पिंड हैं हमारे, प्रकाश पिंड हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है और ग्रह हैं, उनको स्टडी करना। इन इंग्लिश वी से एस्ट्रोलॉजी। सो एस्ट्रोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं कि इन खगोलीय पिंडों को का असर मानव जाति या संसार पे, सृष्टि पे कैसा होता है, उसका आधार जो है वो ज्योतिष की गणना से पता चलता है। वेदों का अभिन्न अंग माना जाता है। वेदों के 6 अंग होते हैं। वेदांग, जिसमें सबसे पहले आता है व्याकरण, शिक्षा, कल्प, विरुक्त, छंद, और छठा जो अंग आता है वो ज्योतिष का आता है। और ज्योतिष में भी देयर इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन। एक होता है गणित का पार्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें हम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स को हम करते हैं। हमारे पंचांग, यद्यपि आप नासा को देखेंगे, नासा की एग्जिस्टेंस इज समवेयर 70 to 80 ईयर्स बिफोर, लेकिन हमारे पंचांग सालों से बता रहे हैं कि कब ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है, कौन सा मार्गी हो रहा है। तो ये सारी गणनाएं हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से जानते थे। वेदों को अगर आप पढ़ने का प्रयास करें, वैदिक शास्त्र को पढ़ने का प्रयास करें और उनके प्रमाण अगर आप देखें तो हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो 2000 साल पहले भी अगर आपको कोई नवग्रह मंदिर मिलता है तो वहाँ पे देखते हैं कि सेंटर में सन है और उसके आसपास ये प्लैनेट्स आर एलोकेटेड। यानी कि हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि सूर्य जो है वो सेंटर, सोलर सिस्टम का सेंटर है और ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट्स उसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सिमिलरली हम ज्योतिष में जो हमारा वैदिक शास्त्र है, हम चंद्रमा को ग्रह बोलते हैं, यद्यपि चंद्रमा सैटेलाइट है। हाँ। सूर्य को ग्रह बोलते हैं, यद्यपि सूर्य एक स्टार है। हाँ। तो ग्रह क्यों बोला जाता है? ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, जो ऊर्जाएं हम ग्रहण कर रहे हैं। शास्त्रों के में अगर परिभाषित करें तो ये पूरा जीवन ऊर्जा से संचालित है। और अगर आप साइंस की बात करें तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर। तो 2 तरीके की ऊर्जाएं मानी जाती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इन ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है? तो क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सूर्य और चंद्रमा यद्यपि स्टार और सैटेलाइट हैं, बट हम अपने ज्योतिष शास्त्र में
इसको ग्रह बोलते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जाएं ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा है उसकी वजह से ही जीवन यापन होता है, और एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम डिस्टेंस है अर्थ और सन का, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पानी एग्जिस्ट करता है, और बाकी चीज़ें जो जीवन यापन के लिए जो पंचभूत की हम बात करते हैं उनको संतुलित अवस्था में बनाए हुए है पृथ्वी। इसी कारण से यहाँ पे जीवन यापन हो रहा है, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, जल जीव हो, चाहे थल जीव हो, हम और आप जैसे जीव हो, और जो आकाशीय जीव हैं जैसे कि पक्षी वगैरह हैं। तो ये चीज़ समझनी है कि ये प्रत्यक्ष दो ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं, सन एंड मून। मून भी जो एनर्जी ले रहा है, लाइट एनर्जी सन से ले रहा है, और सन की ही एनर्जी के कारण हमारे यहाँ पे जीवन यापन होता है। जो पहला प्रोसेस है फूड चेन का, डेट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट हैपन विदाउट सनलाइट। तो सनलाइट इज़ द बेसिक सोर्स जहाँ से एनर्जी, जो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, जहाँ से ऊर्जा का संचालन होता है, जीवन यापन होता है। तो यहाँ से पता चलता है किस प्रकार से सूर्य की जो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। क्या वही एनर्जी लेने के लिए तो हम सुबह सुबह सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं? और बिल्कुल। चंद्रमा का भी बड़ा स्थान है शायद, इसीलिए करवा चौथ में हम चंद्रमा को ही अर्घ देते हैं। आप देखेंगे सारे ग्रह, और मैं यहाँ पे धर्म को नहीं पॉइंट आउट करूँगी, लेकिन चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लामिक धर्म हो, अगर वो ईद का चांद चंद्रमा की साइकिल के हिसाब से, पूर्णमासी को हम रक्षाबंधन मनाते हैं, अमावस को हम दिवाली बनाते हैं, तो जो मून की साइकिल है, वेनिंग और वैक्सिंग, जिसको हम शास्त्रों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं, तो उस साइकिल के अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट और उससे ग्रहों को हम रिलेट करते हैं, तिथियों के आधार पे रिलेट करते हैं। तो एवरीथिंग इज साइंटिफिक, बिकॉज आप देखिए कुछ चीज़ प्रत्यक्ष दिख रही हैं। सूर्य इस समय बाहर है, हम हीट महसूस कर रहे हैं, हम रोशनी देख रहे हैं, तो एक उसको एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। सिमिलरली चंद्रमा जब रात को होता है तो उसकी शीतलता महसूस करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बाकी ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति है, सैटर्न है, मार्स है, मरकुरी है, राहु केतु यद्यपि छाया ग्रह हैं, वो भी मैं बताऊंगी कि क्यों उनको छाया ग्रह बोला जाता है और क्यों उनका इम्पैक्ट इतना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जो चीज़ अप्रत्यक्ष है उसका कई बार प्रत्यक्ष से ज़्यादा प्रभाव होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मेरे को सुन पा रही हैं, मैं आपको सुन पा रही हूँ, हम और आप जीवित हैं, वो प्राण वायु जो हवा हम ले रहे हैं वो हम देख नहीं सकते हैं, बट दैट इज़ द रीज़न फॉर सर्वाइवल। बेसिक अगर पंचभूतों में देखा जाए, अभी कोविड में भी हमको पता चला कि वायु तत्व कितना इम्पॉर्टेंट है। एक प्राण आए और दोबारा निकले, एक सांस ली और आपने छोड़ी और फिर दोबारा नहीं ले पाए, तो गेम इज़ ओवर। सिमिलरली आवर वॉइस कैन नॉट ट्रैवल विदाउट एयर, बट वी कांट सी इट। सो जो हम देख नहीं सकते, जो अप्रत्यक्ष है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में कई बार प्रत्यक्ष से भी ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से जो ग्रहों का प्रभाव है उसको हम अपने जीवन के ऊपर देखते हैं। 70% पृथ्वी के ऊपर जल तत्व है, हमारी बॉडी मोर देन 70% फ्लूइड है। तो और जब चंद्रमा पास आते हैं, क्योंकि चंद्रमा इज़ द रीज़न जो ऋतुएं बदलती हैं, जो दिन रात होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब चंद्रमा पूर्णमासी में होता है, फुल मून में होता है, तो हाईएस्ट एनर्जी में होता है, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड से जो समुद्र का जल को पुल करता है, तो जो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड लो टाइड, अगर वो इतना बड़े समुद्र में उछाल ला सकता है, तो मेरे और आपके अंदर जो फ्लूइड है, क्या उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? और ये सवाल मैं आगे पूछने भी वाली थी आपसे, क्योंकि अब हमने ऐसा सुना है, डॉक्टर्स भी अमूमन कहते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो अमावस्या के समय में ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पूर्णिमा के समय आप ज़्यादा खुश होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आगे अभी हम आएंगे, लेकिन दो बात मैं व्यूवर्स आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ। पहला, इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे जो भी पता चलेगा वो साइंटिफिक रहने वाला है। नीति ने बड़े अच्छे से आपको समझाया कि सूर्य का प्रभाव कैसे है, चंद्रमा का प्रभाव कैसे है, हम उसे ग्रह क्यों कहते हैं। अगर जरा भी डाउट आपके मन में है तो आप ये समझ लीजिए कि ये पॉडकास्ट खत्म होते होते तक डॉक्टर नीति शर्मा आपको ये समझा देंगी कि ज्योतिष पर अगर आपका भरोसा नहीं है तो भी उसे क्यों मानना चाहिए साइंटिफिक तरीके से। इसके अलावा एक और बात, कागज कलम आप लेकर बैठिए, क्योंकि डॉक्टर नीति मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है, तरक्की के लिए क्या करना है, प्रमोशन के लिए क्या चाहिए, विदेश जाने के लिए क्या चाहिए। बहुत आसान आसान से उपाय, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। बस वही आज हम डॉक्टर नीति शर्मा के साथ करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज, अब अगला सवाल मेरा, किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं वो कितना एक्सपर्ट है। नया नया है तो फिर ऑपरेशन तो नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर नीति शर्मा
कितने सालों से ज्योतिष के फील्ड में है, कितने लोगों को उनसे लाभ मिला है, कितना एक्सपीरियंस है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज्योतिष की एक यहाँ पे ज्योतिष को ना हमने बहुत ज़्यादा उपायों तक सीमित कर दिया है। पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट टू कम टू द रेमिडियल पार्ट, बीइंग ऑनेस्ट टू यू. Purpose of astrology after being a student of astrology is to know the purpose of life. आपका जीवन का आधार क्या है, उसका कारण क्या है. अब मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है, आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, BSc ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मास्टर्स किया कंप्यूटर्स में. चौंकाने वाला है. मास्टर्स किया कंप्यूटर्स में. और साइंस के स्टूडेंट्स तो और नहीं मानते मुझे लगता है. हम तो सी लैंग्वेज पे तो हम पढ़ते ही नहीं है. और टोटल हमें तो थ्योरम समझ आती हैं या लॉज समझ आते हैं. तो वी आर ऑल लॉजिकल. मतलब साइंस का जो एक स्टूडेंट होता है उसको बिना लॉजिक के आप कन्विंस नहीं कर सकते हो. तो एक तो ज्योतिष इट्स नॉट हैपन लाइक दैट ओनली. मेरा जब कॉन्फिडेंस हुआ, जब मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी जीवन के ऊपर, तब आई स्टार्ट बिलीविंग इट कि येस इट एग्जिस्ट एंड इट इज़ 100% साइंटिफिक. प्लस इसको हम बोल देंगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वेदों का वैज्ञानिक रूप ज्योतिष है. तो वेदों को समझना, शास्त्रों को समझना, क्योंकि अगर हम ज्ञान को देखें तो भारत एक ऐसी भूमि रही है जिसको ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र माना गया है. आदिकाल से शास्त्रों का जो जन्म हुआ वो इसी देवभूमि से, मैं जिसका नाम भारत बोलती हूँ और जिसके मैं और आप, हमारा कुछ सौभाग्य है जो इस भूमि में हमने जन्म लिया. तो कहीं ना कहीं वेदों का जो आधार है, जो शास्त्र हैं, वो ज्ञान के आधार बने हैं ज्योतिष के अलावा और विषयों में भी. चाहे आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सर्जिकल मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट लगेगा, मेडिसिन का पार्ट लगेगा. आयुर्वेद का नाम ही है आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला. तो जितने भी शास्त्रीय ज्ञान है वो पूर्ण रूप से साइंटिफिक है. नंबर 1. So my journey started after doing masters. I got married and then I get into the field of gemology. So I am by qualification GIA से मैं gemologist हूँ. GIA is the topmost institute in the world, Gemology Institute of America, जहाँ से मैंने डायमंड ग्रेजुएशन और जेम्स का किया. और मेरा फिर जेम्स का अपना व्यक्तिगत व्यवसाय था. और उस व्यवसाय में मेरे पास ज्योतिष से रिलेटेड बहुत क्वेरीज आती थी. बॉर्न इन अ, आई वोंट गो कि जातिवाद, लेकिन हाँ एक जीन्स में होता है, आपका DNA है, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ योर DNA. बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, तो दैट वाज इन माई रूट्स ऑल्सो. तो आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. फिर मुझको लगा कि मुझे टेक्निकल एजुकेशन इसकी लेनी चाहिए. देन आई ज्वाइन द इंस्टीट्यूट. और फिर उसके बाद एक के बाद एक सीरीज़ चालू होती गई, इंटरेस्ट क्रिएट होता गया. समहाउ इट व्हाट नॉट, बट आई वाज डेस्टाइन्ड टू स्टडी ज्योतिष. और उसके बाद वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया. तो इट स्टार्टेड लाइक दिस. बिलीफ सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब हमने पढ़ना चालू किया तो उसको जब मैंने सबसे पहला ज्योतिष, आप जब भी पढ़ेंगे ना तो उसका आधार सबसे पहले आपका जीवन बनेगा, स्वयं का जीवन. आपके जीवन में कुछ घटनाएं हुई, फिर आप उनको रिलेट करोगे ज्योतिष के सूत्रों के साथ. और फिर आप देखोगे कैसे वो एक्चुअली रिलेट कर पा रहे हो. कनेक्शन है कि यहाँ पे राहु की दशा, अंतरदशा आई और आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया. यहाँ पे शुक्र आए तो आपने यह किया. तो वो मैंने जब उसको बड़ा सटीक देखा अपने जीवन के साथ, क्योंकि एटलीस्ट आप अपना जीवन अच्छे से जानते हो, कब क्या क्या इवेंट हुआ, उसका मानसिक प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ा, उसका फिजिकल प्रभाव क्या पड़ा, मटीरियलिस्टिक प्रभाव क्या पड़ा. फिर वो बिलीफ सिस्टम. एंड देन मैं जब डेलिनेशन करने लगी, लोगों के चार्ट्स को प्रैक्टिस करने लगी, वो मुझे सामने से दिखने लगा. 60 से 70% की भी अगर आपकी एक्यूरेसी एज एन एस्ट्रोलॉजर आ जाती है, बिकॉज इतना वास्ट साइंस है शालिनी. मुझे लगता है मैं अपने 10 जन्म भी दे दूंगी तो मैं ज्योतिष का भेद नहीं जान पाऊंगी. इट इज़ दैट वास्ट. क्योंकि अगर मैं शास्त्रों को पढ़ूँ तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो आपकी छाया को देखकर आपकी कुंडली ड्रॉ कर लेते थे. ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते थे कि आप घर से बाहर निकलोगे, आपको कौन सा व्यक्ति, कौन से रंग के कपड़े, कैसी अवस्था में मिलेगा, कैसी घटना होगी, एवरीथिंग दे कैन प्रिडिक्ट. दे कैन एक्चुअली, मतलब एक जैसे कि पूरी पिक्चर चल रही है. सो हम इस दीवार के पीछे क्या है उसका अनुमान लगाने का ज्ञान है. लेकिन उसमें भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस, आप कितने एक्यूरेसी पे जा सकते हो. तो इट इज़ वेरी डीप साइंस. और अभी बहुत शोध की आवश्यकता है अभी भी. जो ज्योतिष का विश्वास नहीं होता ना लोगों पे. हुआ क्या कि जब इस शास्त्र का इजाद हुआ पास्ट में, तो ये सिर्फ ऋषि मुनियों, राजाओं तक सीमित रहा, क्योंकि तब वर्ण व्यवस्था थी.
तो जो ब्राह्मण वर्ण थे वही अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे। बेसिकली ऋषि मुनि थे कौन? आज के साइंटिस्ट थे एक प्रकार से। दे आर स्कॉलर्स, दे डू रिसर्च वर्क। सो वो रिसर्च वर्क एक पर्टिकुलर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत तक सीमित था, तो वहीं तक रहा, वो डाउनलाइन सोसाइटी में नहीं आया। बट बाय द एवोल्यूशन जैसे डाउनलाइन आया तो उसमें उतनी विकृतियाँ भी आने लगीं, क्योंकि वो प्योरिटी नहीं थी। बिजनेस फॉर्म होने लगा, एक डर का भय, कैसे ना, भय बिन होए ना प्रीत, तो भय क्रिएट करके चीजें करने लगे। तो उसने ज्योतिष विद्या को थोड़ा सा, हाँ टोक रही हूँ आपको, मुझे लगता है इसमें किसी को भी बुरा मानने की या दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ज्योतिष के प्रोफेशन में नहीं हुआ है। ये हर आप देखिए डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको डर दिखाकर कोई रोग बताकर जबरदस्ती का बिल बनाते हैं, हॉस्पिटल्स में ये होता है। आप वकीलों में देख लीजिए वही चीज, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट है, तो जब हर जगह मिलावट है, हर जगह धांधली है, तो हर प्रोफेशन में यू एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू कि आप उसको क्रॉस चेक करें। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो भविष्य बाद में पूछते हैं, वो पहले वो मुझे एनालाइज करते हैं कि हमारे साथ उस समय ये क्या हुआ, या मैं उनको कुछ 4 चीज़ें बताती हूँ तो वो सटीक बैठती है, तो उनका कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वी आर इन फ्रंट ऑफ द राइट पर्सन। लेकिन भूत अच्छे से बता दिया तो मतलब भविष्य भी बता लेंगे। हाँ, आपका आधार क्या है, आधार क्या बनेगा कि आप अपने भूत अच्छे से बता दिया, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें व्यक्ति की बता दी जो बाय एनी चांस आपको नहीं पता हो सकती हैं, उसकी व्यक्तिगत चीज़ें, पर्सनल लाइफ की चीज़ें, पर्सनल इवेंट्स आप डिकोड कर पा रहे हो, और वो व्यक्ति आपके पास पहली बार आया है, आपके उसके बारे में आप 10 चीज़ें ऐसे ही बता पा रहे हो, और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बिल्कुल इंटरनल कोड तक सीमित हैं। तो जब आप वो चीज़ें सामने रखते हो या कुछ ऐसी चीज़ें बताते हो, जैसे मेरे पास कोई आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आपके घर में फला फला दिशा में ये अवस्था है, वहाँ पे इस टाइप की कोई चीज़ पड़ी है या इस रंग का कोई चीज़ पड़ी है, तो देन दे कैन रिलेट हाउ कम शी नोज शी हैव नेवर बीन टू माई होम या मेरा वर्क प्लेस में। सो दैट इज़ वेयर एस्ट्रो का कॉन्सेप्ट, वास्तु का कॉन्सेप्ट, और फिर एस्ट्रो वास्तु का एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, लाल किताब लेकिन है। ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स जो आगे कभी किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो भी फिर अब ऐसा कर लेंगे, मतलब उन्हें पता है फिल्टर कैसे करना है, ये आपकी इस बात से एग्जैक्टली आपको यू हैव टू बी इंटेलिजेंट क्लाइंट। आप किसी भी उसमें आप उसको, आप सामने वाले को टटोलो ना, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। मैं अगेन कह रही हूँ, आई एम नॉट द पर्सन की जो सब कुछ जानता है, लेकिन हाँ एक एक अध्ययन का विषय ज़रूर है, लेकिन फिर भी सामने वाला क्लाइंट आपको टाइम एनर्जी मनी दे रहा है, आप उसको दे रहे हो टाइम एनर्जी मनी, मतलब नॉलेज दे रहे हो, तो क्रॉस चेक तो दोनों तरीके से होना चाहिए। मैं कहती हूँ एक इंटेलिजेंट क्लाइंट की तरह आप अप्रोच करो एस्ट्रोलॉजर को भी, बिकॉज हर चीज़ कई बार क्या होता है, कुछ गलत गाइडलाइंस मिलने से आप चीज़ें अपना टाइम खराब भी कर, अपनी उस चीज़ को बिगाड़ भी देते हैं। बहुत से ऐप कई बार आजकल में बहुत सहज उपाय बताए जाते हैं, बहुत जनरल, और कई बार वो फायर बैक करते हैं। तो इसलिए उपायों को ऐसे कैजुअली नहीं आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही 9 ग्रह हैं आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में, वही 12 घर हैं आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में, वही 27 नक्षत्र हैं, लेकिन एक ही दिन में लाखों बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन सबका जीवन अलग है। एक ही माँ के गर्भ से 2 ट्विंस पैदा हुए हैं, 5 मिनट के अंतराल में लगन जो चेंज होता है, जो हम लगन कुंडली जो मेन बनाते हैं, वो 30 डिग्री का एक लगन होता है, तो 2 घंटे तक लगन सेम रहता है। तो 2 घंटे के अंतराल में इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, जैसे कि हम उसमें टाइम ऑफ बर्थ भी लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ भी लेते हैं, क्योंकि जो बच्चा अभी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, अगर यहाँ पे कर्क लगन उदय हो रहा है, वहीं वो एक्सट्रीम वेस्टर्न कंट्री में पैदा हुआ है, तो वहाँ पे मकर लगन उदय हो रहा होगा। तो आप समझ रहे हैं, तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सेम टाइम जोन, इन सब के बाद भी एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी एक बच्चा जीवित रहता है, दूसरा मर जाता है। तो ऐसा क्या है? तो हर एक के साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अलग होती हैं, उन्हीं प्लैनेट्स की, इन्हीं नक्षत्रों की, इन्हीं ग्रहों की। साथ में डिविजनल चार्ट्स होते हैं ज्योतिष में। 30 डिग्री का लगन एक बहुत ही कॉमन लगन माना जाता है, लेकिन हम फिर हर ग्रह को बाइफरकेट फिल्टर करते हैं, 3 डिग्री में बांटते हैं, 10 डिग्री में बांटते हैं, D60 का चार्ट बनाते हैं जो 3 सेकंड तक की एक्यूरेसी देता है। मतलब फ्रैक्शन सेकंड का, मिनट का भी 3 सेकंड में आपकी कुंडली बदल जाती है। तो इसीलिए हर एक का जीवन नवांश कुंडली से, दशांश कुंडली से, जैसे कि डिविजनल चार्ट्स में बता रही हूँ, तो वहाँ से हम प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देखते हैं। तो 2 ही व्यक्ति का जीवन कैसे अलग हो सकता है, तो ये वहाँ से पता चलता है। तो इसलिए जब मेरा और आपका जीवन उन्हीं ग्रहों के आधार पे अलग अलग है,
तो उपाय भी अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जेनरिक ग्रहों होते के हैं, कुछ आधार पे जीवन है जैसा आपने बताया, और कुंडली में पहले ही वो चीज़ें इंगित होती हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि 10th में बोर्ड्स में अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं ही आने हैं, सफलता नहीं ही मिलनी है, ये मेरी कुंडली में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं फिर? मतलब मैं तो कितना भी पढ़ लूं, लिख लूं, क्या ज़्यादा प्रभाव किसका है? मैं पढ़ लिख के, चाहे कुंडली में कुछ भी लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट डिवीज़न लेके आऊंगी, 80% आएगा मेरा, या लिखा ही हुआ है कि भाई सेकंड डिवीज़न पास होना है तो हटाओ, फिर छोड़ो, क्या मेहनत करें? पहले तो इस कुंडली के आधार को समझते हैं, कुंडली है क्या। हाँ। आपका जन्म मान लीजिए 7 जुलाई 1990 दिल्ली में हुआ, तो उस आधार पे ग्रहों की दशा क्या थी जब आपका जन्म हुआ, 2:45 दोपहर को हुआ, तो उस समय चंद्रमा कहाँ थे, कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, सिमिलरली अदर ग्रह कैसे गोचर कर रहे थे, ईस्टर्न होराइजन में कौन सी राशि उदय हो रही थी, वो आपकी लगन कुंडली बनती है। तो एग्जैक्टली स्काई मैप को हम पिक्चर ले लेते हैं जिस समय आपका जन्म हुआ, और स्काई मैप को हम कुंडली में कन्वर्ट कर देते हैं, कुंडली वो है। अब ये कि कुछ डिस्टाइंड है, होना ही है, तो मेहनत क्यों करनी। आपको इसी माँ के गर्भ के द्वारा, इसी पिता के वीर्य द्वारा, इसी जन्म स्थान में, इसी परिवार में आप क्यों जन्म लिए, इसका आधार आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं। आपने पिछले जन्मों में जो भी काम किया, ज्योतिष इज लाइक 0.5% ऑफ योर फ्री विल, आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, 0.5% ऑफ योर डेस्टिनी विच इज एक्चुअली एक्यूमुलेशन ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास। आप बैलेंस शीट में क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो पिछले जन्मों से, आधा तो आधार वो है जिसको आप डेस्टिनी बोल सकते हो, भाग्य बोल सकते हो, आधा आधार आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। जिस प्रकार से आप समझे, गाय को मैंने 5 मीटर की एक खूंटी से बांध दिया, तो वो जो 5 मीटर की खूंटी है गाय को बांधा, वो तो वो भाग्य लिखवा के लेकर आई है, वो भी जो उसने कर्म करे थे इस जन्म से पहले। और वो जो 5 मीटर है ना, वो आपका एक जो रेडियस बन गया, वो आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। अब गाय उसमें कूदे, बैठे, गड्ढे में बैठे, गीले में बैठे, सूखे में बैठे, वो गाय के अपने एफर्ट्स हैं। तो भाग्य के निर्माता वास्तविकता में आप स्वयं हैं। स्वयं मतलब आपकी सोल। नहीं, लेकिन मैं वो 5 मीटर से बाहर जाना चाहूँ, वो गाय ये चाहे कि मैं तो खूंटा तोड़ के यहाँ से निकल जाऊँ, तो मतलब वो नहीं कर सकते। वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो खूंटा भी आप अपने कर्म के आधार पे लेकर आए हैं, वो खूंटे का आधार भी आप ही ने बनाया है। लेकिन हाँ, आप पास्ट लाइफ में जा नहीं सकते, आपका माइंड की एनर्जी, माइंड यानी कि सोल का वो एरिया भगवान ने साइड करके रख दिया। क्योंकि अगर इतनी चीज़ें पारदर्शी हो जाएंगी कि आगे क्या होना है, पीछे क्या कर आए हो, आज क्या करना है, तो आप नॉर्मल इंसान नहीं रहोगे, आप मानव नहीं रहोगे। तो मानव को कई प्रकार से, और ये बहुत ही दिव्य जन्म है, मैं समझती हूँ। इतनी चीज़ों के बाद जब आपको जन्म मिला है, तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि यू शुड लिव इन योर प्रेजेंट, नोइंग योर पर्पस ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपको सही डायरेक्शन, इट इज़ लाइक अ गूगल मैप। ज्योतिष में कुछ चमत्कार, मैं आपके अगर एक्सीडेंट होना लिखा है या मेरी मृत्यु होनी लिखी है, मैं उसको टाल नहीं सकती। मैं और इसे क्लियर करती हूँ, मैं मेरे सवाल को थोड़ा और क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है आज जो यूथ है ना, खास करके जो नहीं जानता ज्योतिष परंपरा को, इन विधाओं को, उसके जो डाउट्स होते हैं। अगर मैं किसी ज्योतिषी के पास गई और मैंने पूछा कि भाई शादी का योग कब है, वो कह रहे 27 साल की उम्र में दिखाई दे रहा है शादी का योग, तो मेरी माँ 23 साल की उम्र से लड़का ढूंढना क्यों शुरू करें? अगर ज्योतिषी ने कहा है कि कुंडली में योग बन रहा है 27 साल की उम्र में विवाह का, तो फिर ढूंढना ही 26 साल की उम्र से शुरू किया जाए। एग्जैक्टली, दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू आउट। आपने पूरी ऊर्जा लगा दी कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है और लड़का नहीं मिल रहा है, उस पर भी प्रेशर है, फैमिली पे भी प्रेशर है, माँ बाप पे भी प्रेशर है, बट कुंडली कह रही है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मैरिज। मैरिज इज देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। एक मैरिज है कि नहीं, एक डिले मैरिज है कि देर से शादी लिखी है, एक डिनायल मैरिज है, मैरिज है ही नहीं इस व्यक्ति की कुंडली में। जब आपको ये चीज़ें कुछ पता चल जाएंगी, ये पिन पॉइंट्स आपके पास आ गए, आपके पेरेंट्स से आपको खुद को पता चल गया कि ये 5 साल मेरे शादी के योग इतने प्रबल नहीं है, ये करियर के योग हैं, तो मैं फोकस करियर पे करूँगी, मैं शादी के लिए दिमाग नहीं ख़राब करूँगी। और जब शादी का टाइम आएगा, उस समय मेरे को ज्योतिषी ने बोल दिया कि अब 28 साल के हो गए, कई बार मंगल दोष आपने बड़ा सुना होगा, तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा सत्य भी है कि 28 साल के बाद मंगल दोष का दुष्परिणाम देखिए, आप कुंडली में जो ग्रह बैठा के लाए हो
उसको कोई यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन उसका एक फ्रीक्वेंसी होती है कि इस एज पीरियड तक वो हाईली एनर्जेटिक होगा या उसका ये दुष्प्रभाव होगा और इसके बाद थोड़ा न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके बाद आप उसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे और इमीडिएट भी मिलेंगे। तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुटिंग एफर्ट्स इनटू दैट पर्टिकुलर डोमेन इन योर लाइफ। तो सेम विथ ऑल द आपके जो भी करियर में या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ आती हैं, संतान प्राप्ति के पास मेरे लिए बहुत इश्यूज आते हैं। सो उसमें भी मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ये टाइम होगा। IVF के आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम डिकोड करते हैं। अब उसमें क्या है, माता पिता दोनों को देखना है। तो एक प्रकार से बीज स्फुट निकाला जाता है पिता का, क्योंकि वीर्य बीज वीर्य जो होता है वो पिता का होता है, और क्षेत्र स्फुट निकाला जाता है माता का, क्योंकि कंसेप्शन माता के गर्भ में होता है। तो एक प्रकार से गर्भ कुंडली माँ की और वीर्य की कुंडली पिता की, वो कितनी कर रही है और कब वो एकदम से, और प्लानिटरी दशाएं उनकी माता की और ट्रांजिट का कितना एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो सब हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर IVF, यू नो। सो आप ये ज्योतिष यहाँ हेल्प करता है कि आपको कब क्या एग्जीक्यूट करने से रिजल्ट मिल जाएगा और कब आपको शांत बैठना है, इस पर्टिकुलर डोमेन पे फोकस नहीं करना है, सो यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। दिस इज़ द ओनली थिंग इन एस्ट्रोलॉजी। और जहाँ तक मैं उपायों की भी बात करूँ, उपाय हैं क्या? कर्म का सिद्धांत है, जीवन में कर्म को ही आप कन्वर्ट करते हो भाग्य में। तो हम उपाय के माध्यम से आपसे दान पुण्य करवा रहे हैं, आपसे पूजा पाठ करवा रहे हैं, आपसे आपके माता से इस तरीके के कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्यूनिंग करवा रहे हैं। तो एक कर्म को जनरेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल सैटर्न, शनि की 7.5 की बहुत बात की जाती है, और शनि के दुष्प्रभाव से काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं कर्म का कारक होता है। कुंडली में दशम यानी कि कर्म के भाव, लाभ भाव का स्वामी माना जाता है, काल पुरुष की कुंडली है। ओवरऑल शनि का अगर जब दुष्प्रभाव होता है तो आप देखेंगे कि लोगों के पैरों में संबंधित बड़ी बोन्स में प्रॉब्लम आती है, वो भी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, काम में दिक्कतें आती हैं, कंपटीशन बहुत होता है, प्रमोशंस नहीं होते हैं। सो दीज ऑल थिंग आर पैरामीटर्स। और यहाँ पे देखिए ज्योतिष में एक चीज़ बड़ी खूबसूरती से डिफाइन करी गई है, रिलेट की करी है। एक तो प्लैनेट के अपने ट्रेट्स प्लस उसको देवताओं के साथ या आध्यात्मिक स्टोरीज के साथ रिलेट किया गया है। आप शनि को देखेंगे तो शनि का एक लिम्ब नहीं है, वो उनकी आंखें जो हैं वो खराब हैं। तो शनि का जो दुष्प्रभाव होगा, ऐसे लोगों को आईसाइट की प्रॉब्लम होगी, ऐसे लोगों को लिम्स की प्रॉब्लम होगी। अब आपको उपाय क्या करने हैं? जिनके लिम्स नहीं है उनको हेल्प आउट करना है, जिनकी आइज़ नहीं है, ब्लाइंड्स हैं, ब्लाइंड स्कूल्स में जाके डोनेट करना है। शनि वृद्ध है, बहुत स्लो चलता है, तो जो वृद्ध लोग हैं उनको आपको दान पुण्य करना है। सो शनि थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस में है, तो बैकवर्ड क्लासेस को आपको हेल्प आउट करना है। सो दिस इज़ हाउ रेमेडीज ऑल्सो कम आउट विद द ट्रेड्स ऑफ आध्यात्मिक जो स्टोरीज हैं। ऐसे बहुत सूर्य और जो शनि है वो पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो बड़ी कुंडली में आप देखेंगे जहाँ सूर्य और शनि की युति होती है, वहाँ पिता पुत्र के रिलेशंस अच्छे नहीं होते। मंगल, शनि, राहु, केतु, इनसे ज्यादातर ज्योतिषी भयभीत करने की कोशिश करते हैं। मंगल से शुरुआत करते हैं, जो मांगलिक है। अभी कुछ वक्त पहले आप भी कह रही थी। अच्छा, ये सुनते हैं मांगलिक है, पीपल के पेड़ से पहले शादी कराओ, पहले मटके से शादी कराओ। हमने तो अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय की शादी के पहले भी सुना था, कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता। तो क्या अगर आप मांगलिक हैं और गैर मांगलिक से अगर शादी हो रही है तो ये करना ज़रूरी होता है और इतना भयभीत होने की ज़रूरत है? पहले तो समझे मांगलिक है क्या। मंगल ऊर्जा का ग्रह है, और मंगल आपका जब बहुत डोमिनेटिंग होता है आपकी कुंडली में, फॉर एन एग्जांपल छोटा सा ले रही हूँ, फटाफट स्किप कर जाऊँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में मंगल से रोचक पंचमहापुरुष योग बना रहा है, इट्स वेरी स्ट्रांगली प्लेस इन इट्स चार्ट। और मंगल सेना का भी कारक होता है। ये लोगों में बहुत हाई एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स। तो जब मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी होती है तो एनर्जी का, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी का तालमेल नहीं बैठता, एक की ऊर्जा इतनी ज़्यादा है, दूसरी की ऊर्जा कम है स्पाउस की, तो आपका तालमेल नहीं बैठेगा। इसको टेक्निकली ऐसे ही समझना चाहिए। दूसरी चीज़, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 में अगर 6 में मंगल
एक पर्टिकुलर, जैसे कि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, जो ज्योतिष का स्टूडेंट है वो जानते हैं, समझ जाएंगे। इनमें अगर मंगल की स्थिति है तो आप मांगलिक हैं। तो इस लिहाज से तो आधी दुनिया मांगलिक है। और कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक लगन कुंडली होती है, 3 कुंडलियों का विशेष महत्व माना जाता है, जिसको सुदर्शन कुंडली भी बोलते हैं। एक चंद्र कुंडली, एक लगन कुंडली, एक सूर्य कुंडली। तो कई बार आप चंद्र कुंडली से मांगलिक होते हैं, लगन कुंडली से नहीं होते। सिमिलरली सूर्य कुंडली से होते हैं, चंद्र से नहीं होते। और कई बार निमांश चार्ट जो है D9, वो हम स्पाउस के लिए देखते हैं, और भाग्य कुंडली भी बोला जाता है उसको एक प्रकार से। वहाँ पे भी मंगल का दोष देखा जाता है, क्योंकि वो स्पाउस का एक तरीके से चार्ट होता है। तो मंगल का परिहार होता है, यानी कि कैंसलेशन होता है, कि आपकी कुंडली में भी मंगल मान लीजिए लगन में बैठा है, और मेरी कुंडली में, मतलब मेरी कुंडली है कि एक पुरुष और स्त्री की कुंडली में देख रही हूँ, सप्तम में बैठा है, तो आमने सामने बैठा है, तो काट रहा है। तो मांगलिक की एक तो मांगलिक कुंडली से वो काट होती है। और कई बार नेगेटिव प्लैनेट जैसे कि शनि आ जाएं उसी जगह जहाँ आपके मंगल हो, तो वो उसको काटते हैं, तो परिहार होता है। और ये जो आप विवाह की बात कर रहे हैं, कुंभ विवाह या पीपल के साथ विवाह, पीपल को विष्णु माना जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, गीता के अंदर। तो एक प्रकार से आप एक सिंबॉलिक है वो, उसमें इट्स नॉट एक्चुअली यू आर मैरिंग दैट थिंग, बट एक सिंबॉलिक में कि क्योंकि मंगल दोष के कारण विवाह टूटने की स्थिति आ जाती है, विवाह सुख में बाधा की स्थिति आ जाती है। तो एक सिंबॉलिक रूप से आपने पहला विवाह कर लिया पीपल के साथ, और मैंने जैसे बताया कि विष्णु का वास माना जाता है, तो उसको फिर आप एक प्रकार से आपने काट क्रिएट कर दी। तो नाउ यू कैन लिव अ गुड मैरिज लाइफ। तो इस तरीके से और शास्त्रीय प्रमाण है इन उपायों के कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअली यू आर मैरिंग, इट इज़ अ सिंबॉलिक, इट्स लाइक एक प्रतीक के रूप में आप वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी को आपने दर्ज करा दिया, और उसके बाद आपकी वो एक्टिविटी का जो नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में आना था वो कम हो गया। मैं बार बार बोल रही हूँ कि नलीफाई नहीं होता है। अच्छा बुरा समय सबके साथ है, कोई भी संपूर्ण नहीं है इस जीवन में, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज्योतिष के उपायों से बुरी चीज़ की इंटेंसिटी कम हो जाती है, अच्छी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। दिस इज़ द बेसिक रीज़न वाई वी गिव रेमेडीज़। तो पहले क्या होता था ना, जब अरेंज मैरिज ज़्यादा होती थी तो घर वाले कुंडली मिलाते थे, देखते थे अच्छा बेटी मांगलिक नहीं है, लड़का है, चलो अवॉइड करते हैं, दूसरा लड़का देखते हैं। अभी क्या लव मैरिज लोग कर रहे हैं, करनी तो इसी से है, पर दोनों में से एक मांगलिक है। तो मतलब ये जो रेमेडीज़ आप बता रही हैं उससे कुछ कम होता है, ये आप मान रहे हैं। और विवाह में भी ना देखिए, गंधर्व विवाह का एक सिद्धांत है, जैसे कि शकुंतला और भरत का हुआ था, प्रेम विवाह था वो, और वहाँ पे दोनों एक टाइम के सेपरेट रहे और सारा हुआ। पहली बात आप खुद देखेंगे जब डेटा आएगा, तो जो प्रेम विवाह है उसकी लॉन्जेविटी जो है, अगर आप डेटा निकालेंगे तो वहाँ पे मतभेद होते हैं, क्योंकि एक बहुत इल्यूजन के बहुत ही बेसिक एक तरीके से कहते हैं बहुत डेप्थ में रिलेशनशिप को एनालाइज नहीं किया जाता। प्रेम विवाह में भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो एंड यू एंटर। दूसरा, मेरे पास बहुत कुंडलियाँ प्रेम विवाह की आई हैं जो मांगलिक होती हैं और दूसरा भी मांगलिक है। आप यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद ईच अदर, तो आपका प्रेम ही उस इंसान के साथ होता है जिसकी और आपकी कुंडली। और मैंने एक नहीं, मतलब 10 on 6 प्रेम विवाह की जब भी कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं तो 6 ऑलरेडी मैच्ड होती हैं और 6 की 6 मांगलिक होती हैं। ये मैं रियलिटी में ये कोइंसिडेंस मैं आपको बताऊंगी। तभी आकर्षण बढ़ा होगा। हाँ। ईश्वर ने आपका साथ लिखा है तो वो आपको आमने सामने क्यों नहीं करेगा। मतलब कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ओनली सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। एक ये चीज़ है कि आपका नॉर्मली अट्रैक्शन ही उसी व्यक्ति के प्रति होगा जो कहीं ना कहीं आपकी सोल कनेक्टेड होगी। और जब आप थोड़ा ऐसा लेते हैं तो हाँ दिक्कत आती है। ऐसा भी होता है कि कुंडली मिलाने के बाद भी विवाह टूट जाते हैं। तो उसका आधार क्या है? ऐसा नहीं है कि कुंडली मिलाओगे तो विवाह अच्छा ही जाएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिलाओगे तो खराब हो जाएगा। आपका डेस्टाइंड है एक दूसरे के साथ जीवन, तो होगा। नहीं, और तो अगर कंफ्यूजन हो गया, ये तो मैं बता रही हूँ, आप ज्योतिष को बिल्कुल ही आधार नहीं। ज्योतिष अगेन गाइडिंग फोर्स है, बट कुछ डेस्टिनी ने जो होना है वो होके रहेगा, ये भी उतना परम सत्य है। आपको अगर ज्योतिष गाइडेंस ईश्वर ने नहीं लिखी, आप ज्योतिषी के पास नहीं जाओगे, या आपको किसी गलत ज्योतिषी के पास जाने का कोई ग्रह चाल इतनी खराब है कि वो आपको मिसलीड करेगा तो आप जाओगे उसके पास।
समय से पूर्व सब ईश्वर के हाथ में है। मेरा आपका बैठना, इस समय पॉडकास्ट करना, हम निमित्त मात्र हैं, ये सब प्री डिस्टाइंड है। लेकिन इसका आउटकम क्या होगा वो अगेन इट इज़ ऑल्सो प्री डिस्टाइंड, लेकिन एफर्ट्स हम कर रहे हैं, तो उस एफर्ट से रिजल्ट वेरिएट करता है। वही ज्योतिष करता है कि आपको अगर समय से पहले चीज़ें पता चल जाती हैं तो आप गलत चीज़ को नहीं ऑप्ट करते, आप उस हिसाब से सही चीज़ों को ऑप्ट करते हो। तो इसलिए बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मैं कभी नहीं बोलती ज्योतिष में आप करो, बिल्कुल विवेक के साथ करो, और आपको लगता है आप आगे करो। और ये बात सच्ची है शालिनी कि अगर आपको गाइडेंस डिस्टाइंड नहीं है, आप ज्योतिषी के पास नहीं जाओगे। That is also a hard fact I have observed in my own career कि नहीं आते लोग, और बिल्कुल ग्रहों की दशा चेंज हो रही होती है वो मेरे पास आते हैं। रामायण का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय। बिल्कुल दिमाग भगवान वैसा बना देता है जैसा होने वाला होता है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं आपकी लाइफ में गाइडेंस के लिए, और वो भी ईश्वर निमित्त मात्र। मैं बार बार बोली ईश्वर हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके कर्मज ही हैं जिसको आप करते हो। और ज्योतिष में भी एक सिद्धांत है, जब एक शिशु जन्म लेता है तो पहले 4 साल वो अपने माँ के कर्म काटता है, अगले 4 साल अपने पिता के कर्म काटता है, अगले 4 साल अपने पूर्व जन्म के कर्म काटता है। कर्म काटने का मतलब है गुड और बैड दोनों। 12 साल के बाद उसका ये जीवन बिल्कुल स्टार्ट होता है, जिसमें वो जो जैसे कर्म करेगा वैसे वो भोगेगा। तो इट इज़ लाइक दैट। तो मैं ऐसा समझूं कि शुरू में जो बच्चे बड़ा बीमार रहते हैं, जैसे ही पैदा होते हैं उनको मतलब हर 6 महीने का हुआ डॉक्टर के पास लेके गए, या शुरू में वो एडमिट है, तो आप ऐसा कह रही हैं पूर्व जन्म के या माँ का जो कर्म होता है, माँ के कर्म कंबाइंड होते हैं पहले 4 साल में। सिमिलरली 8 साल के 4 से 8 साल के पीरियड में पिता के कर्म कंबाइंड हो। आप it is not like by coincidence you're born with this father and this mother. Everything is, your DNA is related, so everything is interlinked. ये आपके प्रारब्ध हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। एक शब्द आता है ज्योतिष में, ऋणानुबंधन। आपके ऋण हैं उन बंधनों के प्रति, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ऋण कहते हैं कि आपके स्पाउस के प्रति होता है। तो आपके माता आपके पिता का जो मिलना है, बहन भाई का मिलना है, इन रिलेशंस में आपके ऋणानुबंधन है, आपका डीएनए जुड़ा हुआ है। राहु केतु की मैं हल्का सा बात करूँगी। राहु केतु एक प्रकार से लीनिएज माने जाते हैं। तो मैं जब पिता की कुंडली देखती हूँ, माता की देखती हूँ, भाई की देखती हूँ, बहन की देखती हूँ, तो फैमिली से मुझे बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं कि राहु केतु मान लो 3रे और 9वें स्थान में बैठे हुए पिता के, तो माता के वो 3री राशि जो होती है मिथुन है, और 9वीं राशि जो होती है वो धनु है, तो वहाँ बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर माता पिता और एक भाई बहन है, तो इन चारों की कुंडली में राहु केतु का संबंध होगा, अगर ये एक ही लेगेसी से आ रहे हैं, एक ही फैमिली ट्री से आ रहे हैं। क्योंकि कई बार पितृदोष होते हैं, वो रीबर्थ करते हैं, तो आपका इंटरकनेक्शन दिखता है आपकी पास्ट लाइफ से। तो इन ऋणों को देने या लेने आपका जन्म होता है। बेसिकली आप अपनी कर्मों की बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं, और अब जब वो न्यूट्रल हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तब कहते हैं कि मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये कर्मों का लेना देना है हमारे जन्मों के, पिछले और इस जन्म के, और उसी को हम क्रिएट करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, ज्योतिष उपायों के द्वारा या जनरल द्वारा, और अगेन उस हिसाब से हम लाइफ को लीड करते हैं। आपसे बात करते हुए नीति लग रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा और कितना बड़ा ये विषय है जिसे हमने बात करने के लिए चुना भी है। मैं थोड़ा अब इसके बाद वास्तुशास्त्र के ऊपर भी आऊँगी, और ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी मेरे व्यूवर्स के साथ कि आप जुड़ें और उनका कोई फ़ायदा ना हो। मुझे अब पहले तो आप ये बताइए, ऐसा क्या संभव है, मतलब अब ये भी आप ही बताएंगी, क्या ऐसा कुछ संभव है कि मैं किसी परेशानी में हूँ, किसी मुसीबत में हो, अब जाहिर सी बात है हमारे व्यूवर्स की सबकी परेशानी मुसीबत भी अलग अलग होगी, तो कोई ऐसा उपाय जिससे कम से कम वो मुसीबत थोड़ी कम ही हो जाए, अगर पूरी तरह ना भी दूर हो, कुछ है ऐसा उपाय? निश्चय रूप से उपाय हैं, और शास्त्र उपाय हैं। जैसे कि कई बार फैमिली बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल क्रंच होता है, एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं। तो जीवन जितनी है उतनी समस्या है, जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मेजर हम समस्या, और मैं प्रयास करूंगी कि ज्योतिष और वास्तु
के दोनों के उपाय बताऊं, क्योंकि ये दोनों साइंसेस, सारी साइंसेस एक्चुअली वेदों से ही आई हैं और इंटर रिलेटेड है। जैसे ज्योतिष में हम ग्रह देखते हैं, वास्तु में हम दिशाओं में हमने ग्रहों को प्लेस किया हुआ है तो वहाँ देखते हैं, पाम में हमने ग्रहों को प्लेस किया हुआ है, पाम में सिमिलरली देखते हैं। हम सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं, उसमें ग्रहों का प्रभाव देखते हैं। शकुन शास्त्र में बॉडी में माथे पे लाइंस हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, नाक कैसी, आँख कैसी है, तो सब ग्रहों का प्रभाव है। तो उन्हीं ग्रहों को हम डिकोड करते हैं हर शास्त्र में और उसका कंबाइन मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी। फॉर एन एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद जो फैमिली के अंदर ग्रह कलेश होता है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, या इवन लव रिलेशनशिप्स हैं आपके, उसमें इश्यूज आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर इजी लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो, हाँ जी, और पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो, हाँ। मतलब एक मेल फीमेल का रिलेशन है। मेल बेसिकली डोमिनेटिंग प्लैनेट मार्स माना जाता है ज्योतिष में, और वीनस को हम शुक्र फीमेल प्लैनेट मानते हैं, और ये यिन यान की एनर्जी है, प्रकृति और पुरुष की जो एक ऊर्जा है उसका मिलान, और उसी ड्यूअल एनर्जी से जीवन की उत्पत्ति होती है। घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से आपकी रिलेशनशिप्स की है, दक्षिण पश्चिम दिशा। यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ, कोई एक आपकी तस्वीर होती है, आप मोबाइल से भी क्लिक करते हैं, फैमिली पिक्चर होती है, अगर फैमिली में हार्मनी नहीं है या रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं है, जिनके साथ भी नहीं है, साउथ वेस्ट, और दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, वो सपोर्ट की डायरेक्शन है। यू वांट हार्मनी रिलेशनशिप ऑल्सो एंड सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो। रिलेशनशिप में खटपिट क्यों हो रही है? क्योंकि एक दूसरे से वो सहयोग और अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है जिसकी आप दोनों अपेक्षा कर रहे हैं। तो इन दोनों डायरेक्शंस में आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली की जॉइंट पिक्चर लगा दीजिए। साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो गोल्डन फ्रेम में लगाएंगे, और नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो ब्लू फ्रेम में लगाएंगे। आप वहाँ पे एक तो उसको इस्टेब्लिश कर दीजिए। दूसरा, अगर फैमिली के इश्यूज विद इन द हैं, आपके अपने बेडरूम में आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड प्रिंट की बेडशीट्स या कर्टेन्स या अपहोस्ट्रीज आप यूज़ ना करें। लाइट पिंक, मूव, वाइट, ऑफ वाइट, ये कलर्स आप यूज़ करें। वास्तु में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सफाई। मैं टोकूंगी आपको यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गई। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करें बेचारे, वो तो फोटो भी नहीं लगा सकते हैं। आप फोटो नहीं लगाएंगे, हाँ। आपके पास ड्रॉर होगा साउथ वेस्ट में, आपका कोई एक स्पेस होगी, आप वहाँ पे रख दीजिए। नहीं तो आप अपने पर्स में, जहाँ भी अपना प्राइवेट आप अपने कपड़े रखते हैं, आपकी अलमीरा है, उसमें अपनी पिक्चर्स के अंदर एक पाउच छोटा सा बना लीजिए। उसमें थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा खड़ा नमक, थोड़ा सा एलम, मैं 3 चीज़ें बता रही हूँ, कपूर, खड़ा नमक यानी कि सेंधा नमक का जो डेला होता है, और एलम यानी कि फिटकरी, और थोड़ा सा चंदन की लकड़ी या चंदन का इत्र इस पाउडर में रख के इसका एक पाउच बना के, और अलग से अपनी पिक्चर उसके साथ रखकर आप उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्टैब्लिश कर दो, किसी ड्रॉर में स्टैब्लिश कर दो। अगर इफ़ डैट ऑल्सो नॉट पॉसिबल तो आप अपने पर्स में या अपने पर्सनल कबर्ड में उसको रख दो। आपके बीच में हार्मनी जो है इस्टेब्लिश होनी चालू हो जाएगी। और मेक श्योर कि कहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए एक चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी इम्बैलेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, वहाँ पे आपने अपनी दोनों की कोई पिक्चर या बिलोंगिंग, पिक्चर डजंट मीन, पिक्चर तो एक सिनोनिम है, हो सकता है उनके कपड़े आपके हस्बैंड के या आपके, क्योंकि आई बीन टू वन प्लेस जहाँ पे बेटा घर छोड़ के चला गया और 1 महीने से नहीं आया, तो मैंने एकदम से, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, सो आई बीन टू देयर हाउस। सीधा देखा कि उसकी जो अलमीरा थी बच्चे की, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थी। रात के 10 बजे थे। मैंने इमीडिएटली उसको कहा कि यहाँ से इसके कपड़े बिल्कुल निकाल के दूसरी डायरेक्शन में रखो। सुबह 10 बजे वो लड़का 1 महीने से जो गया हुआ था वो घर वापस आ गया। एक रात में सिर्फ ये चेंज किया, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थे। तो आपका गलत जगह पे गलत सही सामान का पड़ा होना भी उसका इफेक्ट कई बार दिखाता है। तो एक तो अगर आप ये देखो कि साउथ वेस्ट में आपके कपल का कोई भी बिलोंगिंग ना हो, उसको वहाँ से इमीडिएटली हटा के आप नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में स्टैब्लिश करो। दूसरा उपाय है कि आपके जो रिलेशनशिप हैं, जैसे कि कुछ तिथियाँ होती हैं, हम लोग डेट पे जाते हैं तो वो भी कंसिडर करनी चाहिए। हाँ। आप डेट पे जाते हो या फर्स्ट डेट पे जाते हो, यू आर गोइंग ऑन अ हैंग आउट, अवॉइड सैटरडेज दो इट्स अ वीकेंड।
और स्पेशली अमावस्या तिथि को आप अवॉइड करिए। उसमें पूर्णमासी हो बहुत अच्छी बात है, उसमें फ्राइडे हो, शुक्रवार हो, क्योंकि शुक्र जो है ना वो रिलेशनशिप का प्लैनेट है, गुरुवार है, बहुत अच्छी बात है। तो शनिवार और मंगलवार, क्योंकि मंगल जैसे मैंने बताया ऊर्जा है, एग्रेशन है। आप देखना आपकी फाइट्स ट्यूसडेज और सैटरडेज को बहुत हुई होंगी। आप देखना कि अमावस्या के आसपास आप दोगे वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पर्टिकुलर डेट को, उस डेट को आप काम डाउन हो जाओ। डोंट एग्रीवेट द डिस्कशन इन दोज डेट्स। होगी कला होगा तो उसमें बेटर आप साइलेंट हो जाओ। और पैचअप करना है तो कौन सी डेट को आप, तो फ्राइडे, चूज फ्राइडे इन दैट वे, थर्सडे इन दैट वे कि आपने पैचअप करना है। उसमें भी ना एक दिन रुक जाए, बुधवार को लड़ाई हुई है, एक उस दिन रुके। आपको एक एग्रेशन इश्यूज दो। आपकी पर्सनल कुंडली में क्या दशा अंतर दशा चल रही है उसका इम्पैक्ट पैरेलल हो रहा होता है, बट वो मेरे पास नहीं है। तो इन जनरल आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, तो आप पर्टिकुलर तिथि को अवॉइड करो, पर्टिकुलर डे को अवॉइड करो, पर्टिकुलर टाइम जोन को अवॉइड करो, पर्टिकुलर कलर को अवॉइड करो। सो लाइक लाइट कलर्स पहनो आप। फ्राइडे को जाओ, बीइंग अ लेडी वी पिंक लाइट कलर, बहुत एग्रेसिव मरून या रेड या एनिमल प्रिंट्स पहन के मत जाओ। आप देखना, एंड ऑलवेज वियर अ सेंट, ऑलवेज वियर अ सेंट। रिलेशनशिप सेंट से मतलब खुशबू से बहुत ज़्यादा नरिश होता है। तो स्मेल लाइक एनीथिंग, मतलब आप स्मेल लाइक एनीथिंग आई वुड से। और घर में भी अगर नेगेटिव एनर्जी है तो चंदन कहते हैं कि चंदन की इत्र, चंदन का एरोमेटिक कैंडल्स आते हैं, डिफ्यूज़र्स आते हैं, चंदन, रोज़, दीज आर द फ्रेगरेंस जो नेगेटिविटी को काटता है, स्पेशली राहु केतु की नेगेटिविटी को काटता है। जो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि राहु केतु से, हाँ राहु केतु से डर लगता है क्योंकि वो एकदम से एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप में, इल्यूजन को क्रिएट करते हैं। जो एब्रप्ट चेंज होता है ना एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु, प्राइमरी राहु। और राहु जो है सर्प, राहु केतु को सर्प भी माना जाता है। सर्प चंदन की लकड़ी पे नहीं चढ़ता है, तो इसलिए चंदन का इत्र, चंदन की खुशबू आप यूज़ करें घर के अंदर और अपने कपड़ों में, और रोज़ को यूज़ करें, लेवेंडर को यूज़ करें, और लाइट कपड़े पहने। आप देखना आपको बहुत सूदिंग रहेगा। और चंदन का यहाँ पे हल्का सा तिलक भी अगर आप लगाते हैं सेंटर ऑफ योर फोरहेड, जस्ट टच करना है। तो आप डेट पे जाने के पहले भी वो चंदन का टीका लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल करके चलें, और हैप्पी मोड में जाएं, कुछ मीठा खा के जाएं घर से, एक पॉजिटिव ओरा को क्रिएट करके जाएं। लिसन लाइट रोमांटिक म्यूजिक सो कैन यू कैन रिलेट विद योर पार्टनर। आप होता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें आप ज़्यादा बिगड़ती हैं, एक्चुअल में होती नहीं है। और ये ओवर थिंकिंग प्लैनेट्स कई बार क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया तिथियाँ क्रिएट करती हैं। तो चूज़ द राइट डेट, कब जाना है प्लैनेट्स अपने पार्टनर से मिलने के लिए, कब उससे एक प्रकार से आपको चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो डेट पर कैसे जाना है, आपके रिलेशनशिप मधुर कैसे बने रहेंगे, ब्रेकअप होने वाला है तो वो कैसे सब सॉर्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तो आपको बता दी हैं। लेकिन मुझे अब एक बात बताइए, क्योंकि हम वास्तुशास्त्र के ऊपर अब आ चुके हैं, तो मुझे ये बताइए कि घर में क्या जो हम पेंट करवाते हैं उसका भी कोई असर होता है, या कोई ख़ास कलर का हम पेंट करवाएं तो ज़्यादा बेहतरी होगी? देखिए, वास्तुशास्त्र में दिशाएँ हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, हर दिशा का एक पर्टिकुलर डोमिनेटिंग कलर है। ईदर गो फॉर दोज कलर्स ओनली, उसके एंटी कलर क्या आप नहीं जाना है। फॉर एन एग्जांपल, साउथ का कलर रेड है, नॉर्थ का कलर ब्लू है। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है, आपके जीवन में अवसर आते हैं। और वहीं साउथ नेम और फेम की है। नॉर्थ दिशा जल तत्व की है, इसलिए ब्लू कलर है। साउथ दिशा अग्नि तत्व की, इसलिए लाल कलर है। अब अग्नि को जल बुझा देता है, और लाल कलर जो साउथ दिशा का है उसको हम बोलते हैं कि कैश इन फ्लो का भी कलर है। आपको कोई कहेगा कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है कि आज तेरी जेब बहुत गर्म है, गर्मी मतलब धन, गर्मी मतलब एनर्जी, गर्मी मतलब साउथ। अब अग्नि बुझती किससे है? जल से है। अगर मैंने साउथ डायरेक्शन में नीला रंग या कोई वाटर बॉडी या फिर वहाँ पे टॉयलेट इज़ देयर, तो वहाँ पे हमने अग्नि को बुझा दिया, यानी कि हमने कैश के इनफ्लो को बुझा दिया, हमने एनर्जी को बुझा दिया। क्योंकि जीवन में एक टेम्परेचर वी नीड, अवर बॉडी जब हम मर जाते हैं तो बॉडी ठंडी हो जाती है, तो पाचन शक्ति के लिए भी ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा को शांत कर दिया अगर वहाँ पे हमने जल तत्व को बिठा दिया।
तो वास्तु में सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे जल होना चाहिए वहाँ पे आपने अग्नि को फॉर एन एग्जाम्पल स्टैब्लिश कर दिया, तो आपके पास अवसर ही नहीं आएंगे। आप ट्राई कर रहे हैं आपकी प्रमोशन हो, आपकी नौकरी बदले, या दुकान है, दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है, तो देखिएगा नॉर्थ इम्बैलेंस है कि वहाँ पे जल तत्व की जगह आपने कहीं ना कहीं अग्नि को, एंटी एनर्जी को स्टैब्लिश कर दिया है। तो वास्तु में हर दिशा में अलग अलग कलर्स हैं, जैसे कि नॉर्थ का ब्लू है, ईस्ट का जो है, ईस्ट आपका नेटवर्क जोन होता है, वहाँ का कलर ग्रीन है। साउथ जो है आपका नेम, फेम और रिलैक्सेशन को, मनी इनफ्लो का कलर होता है, वहाँ का कलर रेड है। सिमिलरली आप अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व में आएंगे, वो स्टेबिलिटी का कलर है, वो आपकी स्किल्स का कलर है, तो वहाँ पे येलो कलर डोमिनेटिंग है। वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो वो गेंस की डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं आपके पूरे एफर्ट्स को जो गेंस और प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करती है, वो पश्चिम दिशा है, वहाँ का कलर वाइट है। फॉर अ सेफर साइड वाइट एंड ऑफ वाइट इज़ द कलर जो आप घर के किसी कोने में कर सकते हैं, और इन डायरेक्शंस को आप इनकी डोमिनेटिंग कलर और उनका हर डायरेक्शन की एक पर्टिकुलर शेप भी है। फॉर एग्जांपल कि वेस्ट में हम राउंड डायरेक्शन देखते हैं, सिमिलरली जो अग्नि तत्व है वहाँ पे ट्रायंगुलर शेप होती है। तो आप जैसे कि आप इंटीरियर्स भी करते हैं, तो इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को उन दिशाओं में जिसके लिए वो उपयुक्त हैं वो डालना, उनके कलर्स डालने से आप उसकी एनर्जी को बैलेंस और चैनलाइज कर देते हो, तो आपको एक बैलेंस एनर्जी मिल जाती है। तो सेफर साइड आई वुड से कि गो फॉर न्यूट्रल कलर्स लाइक ऑफ वाइट और लाइक लाइट कलर्स, और पर्टिकुलर डायरेक्शन को चैनलाइज करने के लिए वहाँ की पर्टिकुलर वॉल को आप इंटीरियर से, उस पर्टिकुलर कलर से आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो। खास करके मंदिर वो किस दिशा में हो, और बहुत से लोग हमने देखा है कि चाहे शोकेस के ज़रिए या घर का जो प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर गणेश जी की एक मूर्ति लगाते हैं, तो वो कहाँ तक सही है, वो मूर्ति लगाना प्रवेश द्वार पर? और दूसरा मंदिर, देखिए गणेश जी को माता पार्वती ने जब वो स्नान कर रही थी तो अपने उपटन से उनको, मतलब भगवान शिव के और पार्वती के कोई भी बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे, ऊर्जाओं से निर्मित थे, चाहे भगवान कार्तिकेय हों चाहे भगवान गणेश हो, क्योंकि पार्वती माँ को शाप दिया हुआ था। वो एक अलग आध्यात्मिक स्टोरी है, लेकिन गणेश जी को अपने उपटन से माँ पार्वती ने उनका निर्माण किया था, और वो जब स्नान कर रही थी तो बाहर एक द्वारपाल के रूप में बिठाया था। और भगवान शिव जब आए थे तपस्या के बाद तो उनको पता नहीं था, और एक अध्यात्म स्टोरी आती है कैसे उनका फिर आपस में पिता पुत्र का विवाद हुआ, और उसमें क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनके गर्दन को खंडित किया, और वहाँ से फिर कैसे एक हाथी का सिर उनके साथ जुड़ा। तो प्रवेश द्वार पे भगवान गणेश को बिठाना है अगर, तो दीवार के बाहर और अंदर दोनों तरफ गणेश होने चाहिए। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर अध्यात्म की स्टोरी को देखेंगे, और मेरे से आप पूछो तो जो मैं वास्तु का उपाय जो प्रवेश द्वार पे, एक तो स्वास्तिक का होना अनिवार्य है, दूसरा पंचमुखी हनुमान जी का आप चित्र वो आप लगाइए, वो पांचों दिशाओं से आपके घर को प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर आप गणपति लगा रहे हैं तो जिस दीवार पे गणपति लगा रहे हैं उसकी इनसाइड वॉल पे भी आप गणपति लगाएं, कि गणपति की पीठ आपके घर में नहीं होनी चाहिए। तो इट इज़ लाइक आप एक प्रकार से मिरर इमेज दोनों गणपति को दोनों दीवार पे आप लगाएंगे तो आप गणपति स्टैब्लिश करिए। एल्स आप स्वास्तिक का चिन्ह लगा सकते हैं, आम के पत्ते लगा सकते हैं, मंगल कलश जो शुभ माना जाता है, आप इनका चिन्ह आप लगा के अपने प्रवेश द्वार को, क्योंकि 70% वास्तु का दोष अगर आपका प्रवेश द्वार ठीक है, क्योंकि एनर्जी का इन्फ्लो वहाँ से आ रहा है, जो द्वार होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, वहाँ से एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपके परिसर में, उनका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। प्रवेश द्वार एक ऐसा द्वार है जहाँ से आप एंटर और एग्जिस्ट करते हो, तो उसका शुद्ध होना बहुत अनिवार्य है। उसको बहुत सजा के रखें, जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग प्रवेश द्वार के बाहर कूड़ा कचरा रख देते हैं, उसकी स्थिति वहाँ ना हो। अगेन डायरेक्शन के हिसाब से प्रवेश द्वार का कलर हो, अगर साउथ फेसिंग घर है तो लाल रंग का प्रवेश द्वार बहुत अच्छा है, नॉर्थ फेसिंग है तो ब्लू कलर का बहुत अच्छा है, ईस्ट फेसिंग है तो ग्रीन कलर का बहुत अच्छा है, वेस्ट फेसिंग है तो वाइट कलर का प्रवेश द्वार बहुत अच्छा है। शेप्स अलग अलग होती हैं। मंगल चिन्ह लगाओ खूब अच्छे से, मतलब प्रवेश द्वार इज लाइक द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इट शुड बी मैग्निफिसेंट, इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, मतलब एक जैसे वेलकमिंग होना चाहिए। बहुत लोग प्रवेश द्वार पे शीशा लगा देते हैं एंट्रेंस में, वो मत लगाइए, क्योंकि शीशे का काम है रिफ्लेक्ट करना। सो इफ़ एनी एनर्जी इज कमिंग इट इज़ गोइंग बैक आउटसाइड।
If you are inviting positive energy, it is going reflecting back outside. So never place a mirror in front of प्रवेश द्वार. 2-3 चीज़ें हैं, पिरामिड्स हैं, उसको आप स्टैब्लिश कर सकते हैं. मनी प्लांट है, उनको आप ऊपर की तरफ, मनी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो मैंने बहुत घरों में देखा है कि क्योंकि वो बहुत इजीली ग्रो करता है और उसकी बेलें नीचे गिरती हैं. मनी प्लांट सिंबॉलिक मनी का है, पैसे का है, तो बेलें नीचे नहीं, बेलें ऊपर की ओर जाएं. और आप जो प्लांट लगाते हैं उसके पात्र के अंदर, मिट्टी के अंदर एक छोटा सा सिक्का गणेश लक्ष्मी का आप उसके नीचे डालें ताकि वो उस एनर्जी को क्रिएट करे. उसको जब बढ़े मनी प्लांट तो वो पैसे की एनर्जी को बढ़ाए. तो 2-3 चीज़ें हैं जो प्रवेश द्वार के लिए बहुत ज़रूरी हैं. टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए, प्रवेश द्वार में आवाज़ किटपिट की नहीं होनी चाहिए, कहीं से हैंडल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी वेल मेंटेन्ड. आपका घर का एक एक कोना, हम दिवाली पे माँ लक्ष्मी का आह्वान करते तो करते क्या हैं, पेंट करा रहे हैं, चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं, सुंदर ब्यूटीफाई कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, क्लटर बाहर निकाल रहे हैं. 365 दिन दिवाली की तरह अपना घर सजा के रखिए, महका के रखिए. 365 दिन माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी, एक ही दिन क्यों बुलाते हैं. तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से आपको रखना चाहिए. घर में बहुत तरह की नेगेटिव एनर्जी है, कई बार हमने सुना है. कभी हमने ये भी सुना है कि किसी आत्मा का साया है. लोग कहते हैं इस घर में तो कभी कोई पनप ही नहीं सकता है. तो ऐसी स्थिति में अगर हमें ये महसूस हो रहा है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो कैसे दूर हो सकती है और ये पता कैसे चलता है? देखिए, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, ऐसे घरों में आप देखेंगे लोग बीमार बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगते हैं. आइज़ का रेटिना कई बार रेड होता है, बॉन्डिंग नहीं क्रिएट होती, पैसे का लॉस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है. शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो एकदम से लॉस हो गया. तो देयर मल्टीपल, आप यू कैन सेंस इट. कई बार स्मेल घर में आप कितना कर लें, एक अजीब सी बदबू आने लगती है. लाल चींटियों का आना, कई बार रेप्टाइल्स का आना, कई बार कीड़े मकोड़े एकदम से बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले बन जाने, आपको साइंस मिलने लग जाते हैं कि नेगेटिविटी है. घर में आते ही गुस्सा हो जाना, कांच का बहुत फ्रीक्वेंटली टूटना. सो दीज आर द साइंस. पौधों का मुरझा जाना, स्पेशली तुलसी का मुरझा जाना, ये साइंस दिखाता है कि घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है जो प्रबल बनी हुई है. अब इसके उपाय क्या करने हैं? नमक को नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने वाला तत्व माना जाता है और समुद्र से निकला है, क्योंकि सारी ऊर्जाएं समुद्र, आप देखेंगे समुद्र मंथन से ही अमृत भी निकला है, विष भी निकला है और बहुत से अलग रत्न निकले हैं. तो नमक का पोछा लगाना बहुत एडवाइजेबल है. और नमक के साथ गौमूत्र थोड़ा सा अगर आप पोछे में ऐड कर देते हो तो उससे नेगेटिविटी दूर होती है. लेकिन यहाँ पे एक एहतियात बरतना है, आपको थर्सडे को नमक वाला पोछा नहीं लगाना है. बाकी आप सारे दिन डस्टिंग भी करते हैं, ऐड लिटिल बिट ऑफ रॉक सॉल्ट, आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं, रॉक सॉल्ट ऐड करके एक तो आप पोछा लगाएंगे. संध्या काल में जिस समय सूर्यास्त हो रहे होते हैं उस समय घर में धुनी देनी है लोबान की, उसके ऊपर कपूर रखना है, 2 लौंग के फूल रखने हैं, फूल खंडित ना हो, और उसके ऊपर थोड़ा सा आप पीली सरसों डाल के जलाकर घर के कोने कोने में उस धुएं को आप दें. इससे भी शुद्धि होती है. दूसरी चीज़, अगर घर में किचन में कॉर्नर में कहीं भी टूटे हुए बर्तन हैं, टूटा हुआ कांच है, इमीडिएट कॉज पे उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के और स्टोर करने के एक सोर्स बन चुके हैं. तो कोई भी आपका सामान जो कचरा है और उसको इमीडिएटली निकाल दीजिए. विशेष रूप से अगर जिनके पास ओपन टेरेस है, छत पे कई लोग कचरा डंप कर देते हैं, इमीडिएटली उस कचरे को निकाल दीजिए. घर पे कहीं भी पानी की लीकेज है, कोई टूटी लीक कर रही है, दीवार पे लीकेज है, सीपेज है, इमीडिएट कॉल में उसको आप रिपेयर करवाइए. सीपेज का मतलब, लीकेज का मतलब पैसे की लीकेज है. घर में कोई भी टूटी हुई तस्वीर है, कई बार मंदिरों में मैंने देखा है खंडित मूर्तियाँ होती हैं, आपकी आस्था जुड़ी है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते हो, लेकिन खंडित मूर्ति इटसेल्फ इज़ अ साइन कि डेट बट सम नेगेटिविटी इज़ देयर, तो उसको आप इमीडिएटली रिमूव कर दें. जूते चप्पल का एक आप व्यवस्थित स्थान बनाइए. इधर उधर जूता चप्पल रहना भी कई बार आपको अलग अलग डायरेक्शन में लोगों को लेके जाता है. और प्रयास करें कि एक समय का खाना आप पूरा परिवार, चाहे रात का चाहे दिन का, संभव हो सके एक साथ मिलकर खाएं.
एक समय का भोजन के थ्रू भी आपकी ऊर्जा आती है, तो वो भी आप एक प्रयास करें। उसके साथ साथ घर में हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। किसी भी एक समय हनुमान जी के बीज मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ आप ऑडियो प्ले कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी अगर वहाँ पे रह रही होगी वो घबरा के निकल जाएगी। बिलीव मी, हनुमान जी के अंदर इतनी पावर है। और एक और उपाय है मोरपंखी का। मोरपंखी राहु की नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती है। आपको घर के द्वार के अंदर वाली साइड में, बाहर डिस्प्ले में नहीं आना चाहिए, अंदर वाली साइड में आप पेयर ऑफ मोरपंखी 2, 4, 8 आप उसको वहाँ पे चिपका दीजिए या इस्टेब्लिश कर दीजिए। आप देखना किस प्रकार से घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा स्टार्ट हो जाएगी। नेगेटिविटी का एक जोन है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपके टॉयलेट्स, आपकी पॉट जहाँ पे आप डिस्पोजल एक्टिविटी करते हैं। यद्यपि देर इज़ ओनली ए पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे टॉयलेट इज़ परमिसिबल, लेकिन इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि आजकल हर टॉयलेट जो है, बाथरूम जो है आपके बेडरूम के साथ अटैच्ड होता है। तो टॉयलेट सीट के पास कांच के बाउल में खड़ा नमक और थोड़ा सा कपूर मिला के आप उसको रख दीजिए और हर शनिवार को उसको फ्लश कर दीजिए और शनिवार को फिर रिफ़िल करके आप उसको रख दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी की प्राइम जोन होती है जहाँ पे नेगेटिविटी स्टोर होती है या उसका नेगेटिव इफेक्ट घर के लोगों पे पड़ रहा होता है। तो ये छोटे मोटे उपाय करके आप जेनरिक जो है नेगेटिविटी को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको बहुत ही फिल्टर करके जाना है तो व्यक्ति विशेष की कुंडली, उनकी क्या दशा अंतरदशा चल रही है, किचन कहाँ बना हुआ है, वास्तु का प्रॉपर हम ग्रेडिंग करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सा टॉयलेट है या एंट्रेंस है, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्बैलेंस है, उनको बैलेंस करके उस घर से नेगेटिविटी को निकालने का प्रयास करते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, भारतीय हिंदू संस्कृति में हवन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो आप पीरियोडिकली अच्छे दिनों में घर में शांति के लिए हवन ज़रूर कराएं। हवन से आप देखेंगे कि क्योंकि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी इज़ गोइंग कम एंड गो चलता रहता है, तो हवन से शुद्धि आप महीने 2 महीने में एक बार ज़रूर ये अनुष्ठान अच्छी तिथियों में करवाया करें। इसलिए हमारे शास्त्र में त्योहार बनाए जाते हैं। तो ऐसा करने से भी जो है वास्तु की जो नेगेटिविटी है वो घर से दूर होती है। पैसा जा रहा है, इसकी तो बहुत सी बातें आपने बताई कि नल अगर लीक कर रहा है, सीपेज है, तो मतलब पैसा जाएगा। पैसा आएगा कैसे, वो क्या उपाय है या वो क्या हमें साइन समझ में आना चाहिए कि हमें लगे कि अब तो धन वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, तो पैसा आए, इसके लिए क्या? मैं हर डायरेक्शन को इसमें बताऊंगी। नॉर्थ जहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है वहाँ पे आप जल तत्व को स्टैब्लिश करेंगे। एक अगर फाउंटेन वहाँ पे लगा सकते हैं जो ऊपर की ओर जाता हो वो, या फिर एक नीले पात्र के अंदर आप गंगा जल को स्टैब्लिश करके नदन पार्ट ऑफ योर हाउस में आप रख दें और एक ग्रीन, बहुत ही लशी ग्रीन पेंटिंग वहाँ पे स्टैब्लिश कर दें जिसमें प्लांट्स दिख रहे हो, वाटरफॉल दिख रहा हो, उसको आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तीसरा, आप वहाँ पे कुबेर का कोई चित्र या कुबेर भगवान को वहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। मैं इसमें आपको चारों दिशाओं को शुद्ध करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। जल तत्व की दिशा है, यहाँ पे जल तत्व को स्टैब्लिश करना है। नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक नीले रंग के पात्र में, नीले रंग की ब्लू बॉटल में आप मनी प्लांट लगाएंगे और उस पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का डाल के आप नॉर्थ को शुद्ध करेंगे। अब आएंगे आप ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में पैसा आएगा कहाँ से? आपके नेटवर्क से। तो आपको आपके नेटवर्क को चैनलाइज करना है। तो ईस्ट डायरेक्शन में आपके फ्लोर से तकरीबन 7 फुट ऊंची हाइट पर भगवान सूर्य का एक चित्र लगाएंगे जिसमें वो 7 घोड़े पे सवार हों। ऐसा करने से आपके पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे जहाँ से पैसा आएगा। अब इस पैसे से आपका नाम स्टैब्लिश मार्केट में हो, उसके लिए आप साउथ डायरेक्शन में आइए। साउथ डायरेक्शन में एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब जो 24 घंटे जलता रहे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, उसको आप वहाँ पे स्टैब्लिश कर दीजिए। इस बल्ब को स्टैब्लिश करने के बाद अब आप पश्चिम दिशा में आइए। पश्चिम दिशा में आपको समय पे पैसा चाहिए, तो एक गोल घड़ी सफ़ेद और काले रंग की जो सही समय बता रही हो उसको आप पश्चिम दिशा में स्टैब्लिश कर दीजिए। और पश्चिम दिशा में आप किसी भी रूप में लाल और हरा रंग ना हो ये सुनिश्चित करिएगा।
ऐसा करने से आपको पश्चिम दिशा से भी समय पे पैसा आने लगेगा और कहीं भी आपका जो है मनी की साइकिल है वो टूटेगी नहीं। तो मतलब धन वर्षा होनी जब शुरू होगी तो फिर होती ही चली जाएगी। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर ये कंप्लेंट होती है कि काम तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फल नहीं मिलता है। माँ कहती है बेटा पढ़ाई बहुत करता है, रिजल्ट नहीं आता। पत्नी कहती है पति काम तो बहुत करते हैं, पैसा उस हिसाब से नहीं आता है। पति कहता है कि बीवी को दो तो वो रखने की जगह खर्च कर देती है। तो ये जो अधूरापन रहता है वो क्यों होता है? देखिए, बैलेंस नहीं होता है। अधूरापन इसलिए होता है क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाता है और ये एक्यूमुलेशन ऑफ ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसमें सारी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, रिलेशनशिप भी ले लेते हैं, मनी को भी ले लेते हैं, आपसी बॉन्डिंग को ले लेते हैं, एजुकेशन स्किल्स नहीं डेवलप हो रही हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सामूहिक रूप से एक इश्यूज़ हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे। आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनका इफ़ेक्ट कुछ पर्टिकुलर डेज़ में बहुत ज़्यादा होता है। तो अमावस्या के दिन कई बार पितृदोष की वजह से सामूहिक रूप से प्रॉब्लम आती है। अमावस्या के दिन संध्या काल में पीपल के नीचे 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना पितरों के निमित्त वो आप प्रारंभ करेंगे। अपने घर की दक्षिण दिशा में जो कि यम की दिशा है, आप संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जिसके अंदर काले तिल हैं वो आप जलाएंगे। संध्या काल में आप लोबान का, कपूर का धुआं घर में देंगे और उसके साथ साथ आपको अपनी, जैसे मैंने बताया कि पारिवारिक पिक्चर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गोल्डन फ्रेम में इस्टेब्लिश करने से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स और विद्यार्थी जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उनका पढ़ाई का जितना भी सामान है, बुक्स हैं, स्टेशनरी हैं, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको वहाँ पे रख दीजिए। उनका पढ़ाई में ध्यान लगना चालू हो जाएगा। साथ साथ एक कोशिश और करें कि जब आप सोते हैं तो आपका जो सर है, सिरहाना है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में किसी भी घर में किसी भी इंसान का ना हो। सबसे अच्छी डायरेक्शन साउथ होती है, सेकंड बेस्ट वेस्ट होती है, थर्ड बेस्ट ईस्ट होती है। 5वीं चीज़ आपको क्या करनी है कि आपके घर में जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर ऑफ योर हाउस है, उसको बिल्कुल एम्प्टी रखना है। वहाँ पे कोई भी भारी भरकम सामान नहीं होना चाहिए और संध्या काल में वहाँ पे आप एक दीपक जलाएं, हो सके वहाँ पे एक पिरामिड को आप स्टैब्लिश कर दें ऑन द फ्लोर। ब्रह्म स्थान अगर सेंटर आपका शुद्ध रहेगा तो ओवरऑल एनर्जी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 4-5 उपाय करने से घर के अंदर एक जो है बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल अब मेरा है, मुझे ये बताएं कि मेरे जीवन में अगर परेशानी चल रही है, मैं कष्ट में हूँ, क्योंकि आप ज्योतिष भी बेहतर समझती हैं और वास्तुशास्त्र भी समझती हैं, तो मैं कब वास्तु के लिए जाऊँ किसी के पास या कब मैं अपनी कुंडली के लिए जाऊं? क्योंकि आपने मुझे दोनों चीज़ समझाई कि अगर पति से झगड़ा है तो फिर उसमें वास्तु दोष भी है और कुंडली में दोष भी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसके पास जाना है? देखिए, दोनों दोष कंबाइन होंगे आपकी कुंडली में। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ट्रबल में चल रहे हैं और राहु का जो प्रभाव है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी। राहु के नेगेटिव प्रभाव से घर में सीपेज देखने को मिलती है, निश्चित रूप से घर में सीपेज होगी। तो आपको ऐसे इंसान के पास मेरे हिसाब से जाना चाहिए जो दोनों का ज्ञान रखता हो, क्योंकि अब जब आप डाइटिंग करते हैं, आपको जब वज़न कम करना है तो आप डाइट भी करते हैं तो आप एक्सरसाइज भी करते हैं, दोनों का एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है। सिमिलरली ज्योतिष में और वास्तु में है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं। आपको दोनों ही रेमेडीज़ करनी चाहिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट। तो आई वुड से गो फॉर बोथ, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी परेशानी के लिए आपको ज्योतिष वास्तु दोनों को पैरेलल, क्योंकि दोनों का इफेक्ट कंबाइन हो रहा होता है आपके जीवन में। आपकी दिशा भी बिगड़ी होगी अगर ग्रह बिगड़ा हुआ है तो, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अंक शास्त्र की शरण में कब जाऊँ? अंक शास्त्र में भी तो हम ग्रहों को डिकोड करते हैं। जैसे कि 1 नंबर अंक है सूर्य का है, 2 चंद्रमा है, 3 गुरु है, 4 राहु है। तो वहाँ पे भी अंक शास्त्र क्या होता है, आपकी ऊर्जा के साथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 6 जून 1972 है तो 6 आपका ड्राइवर नंबर हो गया। 6 वीनस को डिनोट करता है। वीनस इज़ ऑल अबाउट लग्जरी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कैश इनफ्लो, ऑल द ग्लैमर थिंग। तो वीनस का आपके कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
इम्पैक्ट हो जाता है। अब आपने अगर वीनस की एंटी एनर्जीज़ को चैनलाइज किया हुआ है तो आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आपके जैसे नाम के अक्षर हैं, शालिनी है, एस को एक नंबर है, एच को एक नंबर है, ए को एक नंबर डिनोट करता है, एल को, अगर शालिनी इज कमिंग आउट समवेयर इन द फ्रेंड्स ऑफ वीनस, प्लैनेट्स ऑफ वीनस, तो शालिनी का इस नाम का आपको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं कंपैटिबल है तो हम कई बार आप देखेंगे न्यूमरोलॉजिस्ट एक या दो अक्षर प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं टू कम टू द फ्रेंडली नंबर ऑफ योर ड्राइवर नंबर और योर डेस्टिनी नंबर, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कि मुझे कोई बीमारी अगर है तो मुझे ये पता है कि मुझे गायनी के पास जाना है, या मुझे पता है कि अगर मुझे शायद किसी थेरेपी की ज़रूरत है, मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ तो मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। बीमारी देखकर हम समझ जाते हैं कि कैसे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं मेरी परेशानी में कैसे समझूं कि मुझे वास्तुशास्त्र की ज़रूरत है, ज्योतिष की ज़रूरत है, हस्तरेखा की ज़रूरत है। शालिनी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर किसी की एक्सपर्टीज एक फील्ड में है, से एस्ट्रोलॉजी में है, तो इट विल हेल्प यू आउट। बट अगर उसकी 2 या 3 फील्ड में है तो ऑब्वियसली वो 2 या 3 फील्ड के रेमेडीज आपको देगा तो उसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली वास्तुशास्त्र कराएंगी और एस्ट्रोलॉजी नहीं कराएंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट विल इम्प्रूव इफ़ यू टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। सो क्योंकि वास्तु में हम सिर्फ उस भूमि तक सीमित हैं, ज्योतिष में हम आपकी व्यक्तिगत कुंडली में हम आपको उसकी रेमेडीज़ देते हैं, न्यूमरोलॉजी में अगेन आपके नेम चेंज से उस एनर्जी को हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जितने आपके पैरामीटर्स को, मल्टीपल पैरामीटर्स को छू के उस प्लैनेट को हम चैनलाइज कर सकते हैं, उतना हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है, तो उसकी इंटेंसिटी अगेन बढ़ जाती है। बट गायनी के पास जाना है या MBBS जनरल के पास जाना है, आपको यहाँ पे क्योंकि तीनों चीज़ों में हम इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो बेस्ट है कि द पर्सन, और मोस्ट ऑफ द पीपल नोज, जो ज्योतिष करते हैं उनको वास्तु का ज्ञान होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी के पास भी जा सकते हैं, बट मेरा हमेशा से रहेगा कि आप उसको अपने घर पे भी उस चीज़ को, उस प्लैनेट को दुरुस्त करो, ज्योतिष के हिसाब से भी उसको दुरुस्त करो, और आपके अंक शास्त्र के हिसाब से भी उस प्लैनेट को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। तो यू शुड गो टू द पर्सन हु नोज ऑल। अच्छा, मैं आपका जवाब उन लोगों के लिए भी लेना चाहूँगी जो ये कहते हैं कि हम तो ज्योतिष नहीं मानते, क्या कहेंगे आप उन्हें? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपके कर्म में लिखा होगा कि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपका जीवन ऐसे ही अच्छा चल रहा है तो चलने दीजिए। आई नेवर इन्वाइट पीपल टू माई प्लेस, आई नेवर इन्वाइट। अच्छा, हाँ, ये सवाल है, मतलब आपके पास क्या सुखी लोग भी आते हैं? नहीं, या जो दुखी हैं? हाँ। नहीं, मेरे पास वो लोग आते हैं जिन्होंने ज्योतिष के रेमेडीज़ का इफेक्ट अनुभव किया है, जो एक्चुअली बिलीव करते हैं और जिनको इसकी वैज्ञानिकता पता है। क्योंकि आप देखिए, जब तक बिलीफ सिस्टम नहीं है ना शालिनी किसी चीज़ में, तो आप नहीं करोगे। आपको पता है ये दवाई आपको असर नहीं करेगी तो कई बार नहीं करती, और वही परसेप्शन का खेल है। आपने अगर परसीव कर लिया, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। और जब कनेक्टिविटी को आप चैनलाइज करते हो तो एक्चुअली आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करते हो। मैंने आपको बताया कि आप पे किसी ने जादू तंत्र किया हुआ है, और ऐसे ही किसी ने आपके घर के बाहर एक खोपड़ी रख दी, उसके ऊपर खून रख दिया, और आपने घर से निकलते हुए देखा कि वो खोपड़ी और खून है। आपके मन में मैंने एक नेगेटिविटी का थॉट डाल दिया, जबकि उसमें कोई ना जादू ना तंत्र कुछ नहीं है, लेकिन आपने उसको परसीव कर लिया। आप देखना, आपका माइंड सेट एकदम से ख़राब हो जाएगा, काम में नुकसान करने लग जाएगा। यही मैंने बोला कि आप ये पानी पियो, ये पानी पीने से अच्छा हो जाएगा। तो आपका अपने आप परसीव कर लोगे उस चीज़ को, और आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दैट एक्चुअली वर्क्स। सो इट्स नॉट दैट कि आपको ज्योतिष ने रिजल्ट देना ही देना है। आपने अगर नहीं बिलीव करना तो बिलीव मी, मैं आपसे कितनी पूजा पाठ करवा लूँ, अगर आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपका माइंड कंसंट्रेट ही नहीं करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट हेयर, आपके माइंड के अंदर है सारी गेम। आप ज्योतिष के माध्यम से उसको समझते हो, एनालाइज करते हो, और उसको जब एग्जीक्यूट करते हो रेमेडीज़ को, आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो इट्स ऑल यू परसीव। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं बिलीव करते तो बी श्योर कि आप मत करो, फिर भटको मत। आप भटको मत, आप फोकस होके रहो। और अगर आप बिलीव करते हो तो आप अपने कर्मों के द्वारा उसको चैनलाइज करो। कोई ज्योतिष आपको गलत काम करने को नहीं बोलेगा जो जेन्युइन होगा। कोई आपको किसी पे ब्लैक मैजिक करने को नहीं बोलेगा, किसी का बुरा करने को नहीं बोलेगा। वो आपकी सोल को ही सुधारने का प्रयास करेगा।
और उसमें आप एज ए ह्यूमन इवॉल्व होते हो। तो नहीं करते हो तो मत करो, मैं ही नहीं करूँगी कि आप ज़बरदस्ती बिलीव करो। और जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिज़ल्ट देखते हैं और इसको वैज्ञानिक मानते हैं और उनके पास उसके अनुभव हैं, तो वो उसलिए बिलीव करते हैं। और बहुत वैज्ञानिक तरीके से ही आपने हमारे व्यूअर्स को भी समझाया कि ज्योतिष क्या है, अब तमाम जो ग्रह हैं वो क्या हैं, कैसे जीवन में फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया नीति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए पॉडकास्ट में, और पूरी उम्मीद मुझे है कि आपकी जितनी रेमेडीज़ थी, आपकी जितनी बातें थी, हर लाइन का व्यूअर्स को फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा। थैंक यू सो मच।